नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन हैक को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, अब मिलेगी 12,500 रुपए पेंशन बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, तो अब पेंशन के अंदर 12,500 रुपए की कैसे पेंशन आप सभी को मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगे। वहीं EPS 95 पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर की बात करें तो सियासी दबाव के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई। EPS 95 पेंशनर्स के लिए कुछ भी नहीं, 31 अगस्त तक की है डेडलाइन। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए जो सियासी दबाव बनाया था, इसके बाद UPS लागू की गई थी, लेकिन इसमें EPS पेंशनर्स को कुछ नहीं मिला है और 31 अगस्त तक इसकी डेडलाइन है। तो इसको लेकर क्या बड़ी खबर है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं UPS के कई प्रावधानों से खुश नहीं है कर्मचारी संगठन। जी हां दोस्तों, UPS वर्सेज OPS को लेकर बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन पर तूफान से पहले की शांति, UPS और OPS के दंगल में कौन कौन साथ है और कौन कौन है खिलाफ, इसको लेकर दोस्तों ताजा रिपोर्ट अमर उजाला की हम सभी के लिए सामने आई है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार UPS के प्रावधानों से कैसे खुश नहीं है कर्मचारी संगठन और आगे की रणनीति क्या होने वाली है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखने के साथ साथ अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशन हाइक को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब पेंशन में 12,500 रुपए की होगी बढ़ोतरी। जी हां, कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत अब कर्मचारियों की हायर पेंशन स्कीम के तहत पेंशन योग्य वेतन में भी बढ़ोतरी होनी है। यानी जिस आधार पर पेंशन की गणना होती है, मौजूद नियमों के मुताबिक EPS 95 पेंशन के तहत पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए की है। किसी भी कर्मचारी का पेंशन योग्य कर्मचारी वेतन के बाहर निकलने से पहले 60 महीनों का औसत मासिक वेतन लिया जाता है। अब सरकार हायर पेंशन स्कीम भी लेकर आई है, जिसके तहत EPS 95 पेंशन की समय सीमा को बढ़ाया जाना है। कई श्रमिक संघों ने इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की मांग की, जिस पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपकी मासिक पेंशन जो है वो बढ़ जाएगी। साथ ही दोस्तों 25,000 रुपए की मूल वेतन पर पेंशन आपकी कितनी बनेगी, इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने 23 साल की उम्र में नौकरी शुरू की है और आप 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, यानी कि आपने कुल 35 साल की नौकरी की है। अगर EPS पेंशन से बाहर निकलने से पहले 60 महीनों के अधिकतम मूल्य को यहां पर जाने तो 25,000 रुपए मान लेते हैं, तो इसी प्रकार कैलकुलेशन अब सभी का होने वाला है। कर्मचारी पेंशन योजना से बाहर निकलने के कुल 60 महीनों में किसी भी कर्मचारी को यहाँ पर जो है उसका औसत मासिक वेतन होता है। फिलहाल ये 15,000 रुपए की कैंपिंग के आधार पर है। उच्च पेंशन के तहत इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जा सकता है, जिसके तहत दोस्तों यहाँ पर 12,500 रुपए की बढ़ोतरी होती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए अगली बड़ी खबर आ रही है। सियासी दबाव में यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई, EPS 95 पेंशनर्स को कुछ भी नहीं मिला। 31 अगस्त तक की डेडलाइन जारी हो चुकी है हम सभी के लिए। तो दोस्तों राजनीतिक दबाव में एकीकृत पेंशन योजना लागू की गई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना को और भी उदार बनाया गया। 22 लाख पेंशन भोगी खुश हो सकते हैं, जो कि वोट भी आप सभी के लिए बदल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPF और केंद्र सरकार से लाखों पेंशन भोगियों को आस है उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी। इसके लिए हर तरह के आवेदन, निवेदन और धमकी का दौर जारी है। 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन में जिंदगी काटने वाले पेंशन भोगी 7,500 रुपए की मांग कर रहे हैं। वहीं सियासी समीकरण भी समझाए जा रहे हैं कि पेंशनर्स किस तरीके से काम करें कि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। पेंशनर्स गौतम चक्रवर्ती लिखते हैं कि एक कार्यशील लोकतंत्र में जनमत और दबाव में ऐसे ही काम करते हैं। सबसे पहले लोकप्रियता की कमी और लोकसभा में 400 से ज्यादा सीट न जीत पाने का सदमा। दूसरा, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में यहाँ पर तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव का हार का डर। उसी समय उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव और हर सीट का महत्व केंद्र को आंतरिक और बाहरी तौर पर व्यापक प्रभाव डालने से महत्व है। हार से संगठन सरकार पर मोदी जी की पकड़ और कमजोर होगी। नीतीश और नायडू का प्रभाव भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। यह सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ
शर्त है जिसे मोदी एंड कंपनी एकीकृत पेंशन योजना के जरिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना को और उदार बनाने पर विचार करने के लिए मजबूर किया गया है। इससे 22 लाख पेंशन भोगी खुश हो सकते हैं, जो वोट बदल सकता है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए अब तक यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। एनएससी के नेता कमांडर अशोक जी रावत ने भी बहुत ही बड़ी बात कही है। एनएससी के नेता कमांडर अशोक रावत ने 31 अगस्त की समय सीमा तय की है। मोदी जी महाराष्ट्र में रहे या फिर लखपति दीदी, बैंक सहेली और अन्य योजनाओं से महिलाओं को किस तरह लाभ मिला, इस पर भाषण दिया। महाराष्ट्र में एनएससी मजबूत है, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पीड़ा और मोदी जी द्वारा 2 बार पहले अपने वादों को मुकरने को भी यहाँ पर जो है याद किया जा सकता है। ऐसा दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने हाल फिलहाल में कहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए यूपीएस के कई प्रावधानों से खुश नहीं है कर्मचारी संगठन। जी हां दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम को बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। पुरानी पेंशन पर तूफान से पहले की शांति, यूपीएस और ओपीएस के दंगल में कौन है साथ और कौन है खिलाफ, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना एकीकृत पेंशन योजना पेश की है, जिसे कुछ कर्मचारियों ने सराहा है जबकि अन्यों ने इसे धोखा बताया है। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने यूपीएस की प्रशंसा की, जबकि कई संगठनों का मानना है कि ये पुरानी पेंशन योजना का सही विकल्प नहीं है। कई कर्मचारी संगठन यूपीएस का विरोध कर रहे हैं और ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं, जिसे वे अपनी लड़ाई का मुख्य मुद्दा बनाते हैं। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाली की बजाय एनपीएस में सुधार पर एक नई पेंशन योजना यानी कि एकीकृत पेंशन पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है। यहाँ पर जो है आप सभी को बता दें कि पीएम मोदी का यहाँ पर जो है इस बारे में आभार जताया गया। दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकारों के कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने छलावा इसे बता दिया है। उन्होंने यूपीएस को पुरानी पेंशन के तूफान से पहले की शांति बताया। यूपीएस बनाम ओपीएस इस दंगल से सरकार के पक्ष में कम तो कम खिलाफ ज्यादा हो गई है। पीएम की बैठक में शामिल केंद्रीय कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के अध्यक्ष रूपक सरकार कहते हैं कि ओपीएस का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अभी हम यूपीएस पर एकीकृत अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सी बातें अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसा ही है कि सब खत्म हो गया है, सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी। हालांकि कर्मचारियों की लड़ाई की यहाँ पर जो है मूल में ओपीएस ही रहेगा, ये तय होने वाला है। रूपक सरकार ने बताया कि सरकार के साथ बातचीत चलती रहेगी। कई मुद्दों पर अभी भी तस्वीरें साफ होना बाकी है। नोटिफिकेशन में बहुत सी बातें स्पष्ट होगी। इस बीच ओपीएस की मांग जारी रहेगी। कुछ दिन बाद परिसंघ की बैठक होगी, उसके उपरांत जेसीएम की बैठक बुलाई जाएगी। अगली कड़ी में सरकार से बातचीत करेंगे, यूपीएस को लेकर विश्लेषण किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के महासचिव एसबी यादव भी कह चुके हैं कि पीएम की बैठक से पहले हमारा स्टैंड क्लियर था, सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस ही चाहिए, हमें नई पेंशन योजना यानी कि यूपीएस किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। वहीं महाराष्ट्र में लंबे समय से ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन ने भी राज्य सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे कहते हैं कि ओपीएस की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमारा संगठन एनएमओपीएस के तहत अपना संघर्ष जारी रखेगा, भले ही महाराष्ट्र सरकार यूपीएस लागू करने की यहाँ पर जो है बात कर रही हो। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के लिए मोटा मोटा बात करें तो यहाँ पर कर्मचारी जो है यूपीएस से कुछ तो खुश है, लेकिन कुछ ज्यादा नाराज हो गई है। संघर्ष जारी रहेगा, ऐसी बातें दोस्तों लगातार आप सभी के लिए सामने आ रही है। यहाँ पर जो है ओपीएस के लिए 15 सितंबर को शिरडी में पुरानी पेंशन राज्य महासंघ अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। वहां पर मौजूद कर्मचारी ओपीएस लागू करने की शपथ लेंगे और उस योजना से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा। ओपीएस पर उनकी राय पूछी जाएगी। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महाराष्ट्र राज्य